नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू डिसाइड। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर आप सुनिश्चित कर ले तो। दोस्तों मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का भाग 3 देखेंगे, मीन्स एरिथमेटिक सीरीज पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोज हम प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें कि भाग 1 में गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हम लोग। दूसरे पार्ट में हमने देखा था गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। फ्रेंड्स ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम देखेंगे गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत गुणोत्तर माध्य क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक गुणोत्तर माध्य क्या होता है इसको जानें। चलिए, ये गुणोत्तर माध्य क्या होता है इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। माना A, B, C किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद है, मतलब B को A और C का गुणोत्तर माध्य कहेंगे। B को A और C का गुणोत्तर माध्य कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 3 संख्याएं जीपी में हैं तो जो बीच वाली संख्या है या बीच वाला जो पद है, शेष दोनों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। क्लियर है? चलिए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट्स? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो उनका अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो बीच वाली जो संख्या होगी वही गुणोत्तर माध्य होगी। क्लियर है? चलिए, अब हम इसमें अगला स्टेप ये देखते हैं। माना G A और C का गुणोत्तर माध्य है, A और C का गुणोत्तर माध्य है। हमने मान लिया कि G जो है A और C का गुणोत्तर माध्य है। क्लियर है? चलिए, अगर G जो है A और C का गुणोत्तर माध्य है तो A और C के बीच G आएगा। क्लियर है? और A और C के बीच जब G आएगा मतलब गुणोत्तर माध्य जो होगा वो क्या बनाएगा? एक कौन सी श्रेणी बन जाएगी? ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो गुणोत्तर माध्य होता है संख्याओं के साथ वो गुणोत्तर श्रेणी बनाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हम गुणोत्तर श्रेणी जिस तरह से डिफाइंड है उसको उस नियम के हिसाब से लिखते हैं। तो G/A = C/G। क्लियर है? G/A = C/B। ये गुणोत्तर श्रेणी में हमने देखा था, कोई पद उससे पहले वाले पद से भाग देने पर जो अनुपात बनता है से सभी पदों के साथ अगर उससे पहले वाले पद का अनुपात लेंगे तो बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स? G² = AC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा G², ये AC हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी मतलब G = √AC। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमको फार्मूला मिल गया। किसका फार्मूला मिल गया? गुणोत्तर माध्य निकालने का फार्मूला मिल गया। कैसे निकालेंगे? 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य अगर निकालना है, जैसे A और C का गुणोत्तर माध्य G है तो G कैसे निकला है? √AC। तो इसी तरह से 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य स्टूडेंट्स अगर निकालना है आपको तो उन संख्याओं को गुणा करिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 और 10 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ये देखिए, A और C का गुणोत्तर माध्य G है तो A और C का गुणा किया गया है। तो इसी तरह 5 और 10 का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए
5 × 10 करेंगे और अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे तो हो गया 50 अंडर रूट 50 और 50 को लिख सकते हैं 25 × 2 तो ये 25 का वर्गमूल 5 होगा 5 अंडर रूट 2। ये गुणोत्तर माध्य हो गया किसका 5 और 10 का। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम एक चीज़ देखते हैं। ये तो दो संख्याओं के बीच अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो हम लोग उनको गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं तो गुणोत्तर माध्य निकल जाता है। अगर दो संख्याओं के बीच एक निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा, 2 निकालना है, 3 निकालना है, ऐसे ऐसे 50 100 जितना भी गुणोत्तर माध्य निकालना है उसके लिए क्या फार्मूला होगा वो प्रोसेस हम लोग देखते हैं। चलिए, माना ए और बी के बीच ए और बी क्या है, दो संख्याएं हैं के बीच G1 G2 ऐसे Gn मतलब n अर्थात n गुणोत्तर माध्य है, n गुणोत्तर माध्य पद है, क्लियर है? हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं उनके बीच हमें n गुणोत्तर माध्य पद निकालना है और n गुणोत्तर माध्य पद कौन कौन से हैं, G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे Gn तक है। ये गुणोत्तर माध्य पद हैं किसके किसके बीच, A और B के बीच। तो G1 कैसे निकलेगा, G2 कैसे निकलेगा, Gn कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर A और B के बीच ये सब हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A फिर G1 G2 G3 ऐसे डॉट डॉट Gn और यहाँ लास्ट में B हो जाएगा क्योंकि A और B के बीच ये सब है, हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। हमने बताया कि गुणोत्तर माध्य वाले जो पद होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। क्लियर है ना? ए से लेकर G1 G2 बीच में ये सब Gn तक आ जाएंगे और B ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कुल कितने पद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले ये कुल n पद हैं। हमने लिखा है कि G1 से Gn तक n गुणोत्तर माध्य पद हैं तो n ये हो गए और 2 और जोड़ दो तो n+2 हो जाएंगे। कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, कुल n+2 पद होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि जो n+2वां पद है, n+2वां पद B होगा। क्लियर है ना? ये n पद हो गए और 2 और जोड़ेंगे तो n+2 पद टोटल हो गए और n+2वां पद क्या होगा, B होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिखाएंगे कि n+2वां पद, n+2वां पद हो जाएगा इक्वल टू B। ये देखिए ये तो n+2वां पद कैसे लिखा जाता है गुणोत्तर श्रेणी में, बताइएगा। हमने बोला था गुणोत्तर श्रेणी कैसे लिखी जाती है, AR स्क्वायर ऐसे ऐसे n वां पद होता है AR⁻n-1, n+1वां पद हो जाएगा ARn और n+1वां पद है और n+2वां पद हो जाएगा AR⁻n+1। ठीक है फ्रेंड्स, ये n वां पद है तो 2 पद और लिखना पड़ेगा इसके बाद तो हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, चलिए तो n+2वां पद क्या हो जाएगा बताइएगा, B। और इसका फार्मूला ये लिख दिए हैं n+2वां पद। तो ऐसे लिखा जाता है ना, AR ये n वां पद है तो n की जगह n+2 रखेंगे। चलिए ARn+2-1 ऐसे ही लिखा जाएगा n+2वां पद इक्वल टू B। क्लियर है ना? n+2वां पद कैसे लिखा जाएगा, क्लियर है? जैसे n वां पद लिखते हो आप तो लिखते हो AR⁻n-1 मतलब ये n में से 1 घटाते हो तो n+2वां पद लिखेंगे तो n+2 में से 1 घटाएंगे। क्लियर है ना? चलिए
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान अगर निकालोगे, आर का मान निकालना है तो बी बाई ए को इधर भेज देंगे, तो आर पावर n प्लस 1, ये देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, n प्लस 1 इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए पावर, ये n प्लस 1 है पावर इधर, तो उधर 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा, 1 बाई n प्लस 1। क्लियर है? जैसे यहाँ 2 स्क्वायर इक्वल टू x है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू x पावर 1 बाई 2, मतलब ये 2 1 बाई 2 इधर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा r का मान मालूम हो गया। चलिए, अब r का मान मालूम हो गया है, तो अब हम G1 G2 G3 निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, अतः G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर, ये देखिए ये तो ए दिया ही गया है, G1 यहाँ पे है, फिर G2 है, ऐसे है ना, तो G1 का मतलब ए आर, ए गुणे आर का मान देखिए b बाई ए पावर 1 बाई n प्लस 1। क्लियर है? उसी तरह G2 निकालिए, ए आर स्क्वायर ए और b बाई ए का स्क्वायर जब करेंगे तो ऊपर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बाई n प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई n प्लस 1, इतना हो गया। क्लियर है? इसी तरह फ्रेंड्स हम Gn अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर पावर n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए b बाई ए, आर का मान रख देते हैं a गुणे b आर का मान, तो यहाँ n है और फिर गुणे 1 बाई n प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा, a b बाई ए पावर n बाई n प्लस 1। तो फ्रेंड्स हमें अगर दो संख्याओं के बीच कितने भी गुणोत्तर माध्य पद निकालना है, जैसे 1 निकालना है तो G1 निकालेंगे, 2 निकालना है तो G1 G2 निकालेंगे, ऐसे 5, 10, 15 जो भी निकालना है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय दिया हो कि गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो जो 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में लेना है क्या लोगे आप, 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में लेना है तो क्या लोगे, और 5 संख्याएं लेना है तो क्या लोगे, वही हम थोड़ा सा बताते हैं। अगर 3 संख्याएं लेना है, यदि 3 संख्याएं जीपी में लेना है, जीपी में लेना है तो क्या लोगे, ए बाई आर, ए और ए आर। क्लियर है फ्रेंड्स? उसी तरह अगर 4 संख्याएं लेना है जीपी में तो क्या लोगे आप, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, 4 संख्याएं इसे हम लेंगे। अगर जीपी में 5 संख्याएं आपको लेना है तो क्या लेंगे आप, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं जहाँ पे लिखा हो तो ये तीनों लेंगे, 4 संख्याएं लेना है तो ये लेंगे, और 5 संख्याएं लेना है तो ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं आपके क्लास 11th की गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य से संबंधित जो एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझते हैं और आपको पूरी तरह से आ जाता है तो एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न गुणोत्तर माध्य से नहीं छूटेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? गुणोत्तर माध्य ही नहीं, हमने जितने भी एक्सरसाइज कराए हैं, गुणोत्तर श्रेणी हो चाहे समांतर श्रेणी हो, आप उसको विशेष ध्यान दीजिएगा और वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है?
चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी एक्सरसाइज के लिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन को या एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेते हो तो जो बुक में आपके जितने भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है हर टाइप के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमारा है कि 9 और 11 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। क्या करना है कि 9 और 1/9 दिया गया है, इसके बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। फ्रेंड्स हमने फार्मूला क्या देखा था, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो G1 निकाले थे, G1 = AR, जो G1 निकाले थे वो ऐसे था A × B/A पावर 1/n+1। क्लियर है? और G2 भी ऐसे निकाले थे। तो फ्रेंड्स हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमें A की ज़रूरत पड़ेगी। तो A हमारे पास क्या है? पहला पद। जो A और B हैं वो हमने लिया था A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 Gn। तो A क्या है? 9 है। और यहाँ पर B क्या है? 1/9। क्लियर है? और n क्या होगा ये जानने वाली बात है। तो फ्रेंड्स ये A और B के बीच जितने गुणोत्तर माध्य पद लिए थे, जैसे n लिए थे तो हम लोग फार्मूले में n लिखते थे। अगर यहाँ पे 3 गुणोत्तर माध्य पद हमें लेना है 1 और 9 और 1/9 के बीच, तो हम 3 लेंगे। यही जो 3 होगा n का मान होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं, 3 गुणोत्तर माध्य पद निकालते हैं। पहला तो यही गुणोत्तर माध्य पद हो जाएगा, इसी में रख दीजिए। A का मान 9 है और B का मान है 1/9 और फिर A का मान 9 है। क्लियर है? 1/n की जगह आप लिखिएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 9 ब्रैकेट में देखिए 9 9 81 हो जाएगा, बटे 1 कर दीजिएगा इसको। तो 1/81, 81 को 3 घाते 4 लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9 9 81 हुआ, 3 घाते 4, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो 1/4 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको और सॉल्व करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 की घाते 4 है, घाते 1/4 है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल 1/3 बचेगा। तो 9 × 1/3 करेंगे आप तो आएगा 3। तो पहला गुणोत्तर माध्य G1 हो गया 3। क्लियर है? अब हम G2 निकालेंगे, दूसरा गुणोत्तर माध्य। G2 बराबर होता है A × B पावर A पावर B/A पावर 2/n+1। तो यहाँ से क्या करेंगे, एकदम ऐसे ही है, 9 लिखेंगे और 1/81 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 2/4। ठीक है, 2 यहाँ है क्योंकि G2 निकाल रहे हैं, तो इतना होगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो फ्रेंड्स 9 × 1/9 घाते 2 लिखेंगे और पावर ये देखिए 1/2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1। क्लियर है? चलिए फिर G3 निकाल लेते हैं, तीसरा गुणोत्तर माध्य। तो इसमें क्या होगा, 9 × 1/81, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा निकालेंगे तो ऊपर 3 और सब में 4 4 आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए आप 9 × 1/3 घाते 4 घाते 3/4। तो फ्रेंड्स इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 9
गुणे 1/3 घाते 3 घाते 3 मतलब 27 हो जाएगा। तो 9/27 मतलब 9 × 9 9 × 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो हमारे 3 गुणोत्तर माध्य कौन कौन से होंगे? 3, 1 और 1/3। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 34 है, गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं लेना है, उनका समांतर माध्य 34 है, गुणोत्तर माध्य 16 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या हैं। माना संख्याएं हैं ए और बी। क्लियर है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि समांतर माध्य ए और बी का समांतर माध्य 34 है। मतलब ये है कि a + b/2 समांतर माध्य तो ऐसे निकालेंगे और ये है 34। क्लियर है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो a + b = 68 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? 2 से इधर गुणा हो गया, तिरछा गुणा करेंगे तो 68 हो गया। और दूसरा है कि गुणोत्तर माध्य 16 है, इसका भी यूज कर लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? √AB, दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो गुणा करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तब गुणोत्तर माध्य आता है। तो 16 दिया है ये। ठीक है, इनका गुणोत्तर माध्य √AB हो जाएगा और 16 लिख देंगे उसको। तो यहाँ से AB = हो जाएगा 16, इस स्क्वायर दोनों पक्ष में करेंगे तो ये 16 × 16 करेंगे 256 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ से हम ए और बी के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी का जब मान मालूम हो जाएगा तो वही हमारी संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि हमने संख्या को ए और बी माना है। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो पहला समीकरण है इसको और सॉल्व करिए तो a = आ जाएगा 68 - b, ये b उधर चला जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको a का वैल्यू ला के इसमें रख देंगे। तो a = 68 - b समीकरण 2 में रखने पर जब आप रख देंगे फ्रेंड्स तो 68 - b एक जगह रख देंगे और गुणे b करेंगे बराबर 256। थोड़ा सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 68b - b² = 256। क्लियर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आगे क्या हो जाएगा। b² को इधर कर लेते हैं इसकी तरफ और इसको भी इधर कर लेते हैं, -68b + 256 = 0। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? -68 के 2 पार्ट ऐसे करिए जिसको जोड़ने घटाने पर -68 आ जाए। तो -64 और -4 इनको अगर गुणा करेंगे तो 256 आपका आ जाएगा। गुणा करेंगे 256 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे आप तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -68। कहने का मतलब इसका b के साथ जो संख्या है उसका 2 खंड करिए, जिससे कि जोड़ने घटाने पर वही संख्या है और गुणा करने पर ये c, ये जो संख्या है इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने ये कर लिया है। आया है क्या? b² - 64b - 4b + 256। ठीक है। अब यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, b - 64। ठीक है। और यहाँ से 4b ले लीजिए -4, तो b - 64। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्योंकि कॉमन लिया गया है यहाँ पे, और 4 से इसमें भाग देंगे 64 हो जाएगा = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से b - 64 एक ब्रैकेट में, दूसरे में b - 4 आ गया = 0। तो b की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 64 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। जब इसको 0 करेंगे बराबर तो 64 उधर जाके -64 64 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स b की हमें 2 वैल्यू मिल गई, और b की 2 वैल्यू मिल गई है तो इसको ला करके हम यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में इससे देखिए
b बराबर जब 64 रखेंगे, जब यहाँ 64 रख देंगे तो इधर जाके 68 में 64 घटे 4, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर b 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो इधर 4 घटेगा 64 हो जाएगा। तो b अगर 4 रखेंगे तो a हो जाएगा 64। तो फ्रेंड्स या तो ये पेयर हमारा आंसर है या तो ये पेयर। क्लियर है? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, उन संख्याओं के गुणोत्तर माध्य में 2 जोड़ने पर बराबर होता है। मतलब जो समांतर माध्य है वो किसके बराबर है, गुणोत्तर माध्य प्लस 2 के बराबर है। और दोनों का अनुपात जो है, मतलब जो संख्याएं हैं दोनों का अनुपात 4:1 है। तो संख्याएं हमें बताना है, मतलब तो ऐसी संख्याएं बताना है जिनका समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है और उन संख्याओं का अनुपात 4:1 है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। मान लिया कि दोनों संख्याएं क्या हैं, माना कि संख्याएं क्या हैं, a और b हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर माध्य निकालेंगे a और b का। तो a + b/2, ये समांतर माध्य किसके बराबर है, इनका गुणोत्तर माध्य में 2 जोड़िए तो इनका गुणोत्तर माध्य √ab + 2। ये इक्वेशन बन गया इससे। चलिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को उधर ले जाइए तो a + b = 2 √ab + 2। कहने का मतलब जो 2 नीचे था भाग में, इधर गुणे में, इनके गुणे में हमने कर दिया है। क्लियर है? चलिए समीकरण नंबर 1। और दूसरा एक कह रहा है अनुपात किसका, a और b का अनुपात 4:1 है। क्या है, a b का अनुपात 4:1 है। ठीक है? तो यहाँ तिरछा गुणा करिएगा आप, तो a = 4b, a = 4b। तो फ्रेंड्स a की वैल्यू क्या है, 4b के बराबर है। तो a की जगह 4b हम समीकरण 1 में रख देंगे। a की जगह 4b इसमें रखिए। चलिए हम रख देते हैं a की जगह 4b, तो ये हो गया 4b + b = 2 गुणे, अब a की जगह 4b रखना है, 4b एक जगह गुणे b + 2। क्लियर है? तो ये देखिए 5b हो गया और इधर क्या हो गया 2। ये देखिए 4b² हो गया, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2b आ जाएगा। 4b², इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2b, यहाँ हमने 2b लिख दिया है। तो अब देखिएगा, अब इसको ब्रैकेट खोलिए जरा, 4b + 4। क्लियर है? और इधर हो गया 5b। अब फ्रेंड्स इधर देखिए 4b इधर ला के घटाइए 5b में से, तो यहाँ b = क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास b की वैल्यू 4 आ गई। जब b की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें b की जगह लिखेंगे तो a = 4 4 = 16। तो दोनों संख्याएं हमको मिल गई, a 16 और b 4। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम आगे की प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे अगले इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है और उनका गुणनफल 216 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं हैं गुणोत्तर श्रेणी में, उनका योग 21 है और गुणनफल 216 है। तो कौन सी संख्याएं होंगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं लेना हो तो आप क्या क्या लोगे, a/r, a और ar। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 संख्याएं हमने ले लिया। हमने कहा था कि 3 संख्याएं अगर लेना हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो यही लेंगे। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि इनका योग 21 है और गुणनफल 216 है। चलिए योग कर लेते हैं। ये प्रश्नानुसार हमने लिख लिया, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इनका योग क्या है 21। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और इनका गुणनफल a/r × a × ar कितना है 216। क्लियर है?
तो फ्रेंड्स जब गुणा करेंगे तो आर आर से कट रहा है, तो कितना बचा ए मतलब ए क्यूब इक्वल टू 216 और यहाँ से हमारा ए बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 घाते 3 बराबर 216 होता है। ये 216 का घनमूल 6 होता है। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स ए का मान मालूम हो गया। अब ए का मान हम यहाँ से इसमें रख देंगे। चलिए रख लेते हैं, इसमें ए का मान रखिए आप। तो 6/r प्लस 6 इक्वल टू 21 और इस 6 को हम इधर ले जाके घटा दे रहे हैं। क्लियर है? इस 6 को हम इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6/r प्लस 6r इक्वल टू 15। 21 में 6 जाएगा 15। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये 8 से सब में आप गुणा कर सकते हो, तो इसमें 8 से गुणा करोगे तो r 8 से कट जाएगा, तो होगा 6 प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 15r। 6 जो r है सबसे गुणा कर देंगे हम, या कह दो कि जो लासा ले रहे हैं 6 वो r ले रहे हैं, देखिए बटे 1 कर देंगे बटा 1, तो लासा r हो गया। तो r बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, पहले इसको गुणा करिए, कितना आ गया 36। ठीक है? तो -15 के 2 ऐसे खंड करिए जिसको जोड़ने घटाने पर -15 है और गुणा करने पर क्या आ जाए 36 आ जाए। तो इसका 2 खंड क्या हो जाएगा 12 -12 गुणे -3, तो ये हो जाएगा 36 और -12 -3 जोड़े घटाएंगे तो आएगा 15। -12 और -3 मिलके आ जाएगा 15। तो इसका 2 खंड हमने निकाल लिया, तो हो जाएगा -12 -3 -12r -3r प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये 6r स्क्वायर। द्विघात समीकरण में ये जो पद होता है इसका 2 संख्याएं ऐसी खोजना है कि इनको जोड़ने घटाने पर -15 आ जाए और गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। 6 36। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ कॉमन लीजिए आप। जब आप कॉमन लेंगे तो 6r पहले में कॉमन हो जाएगा, r -2 बचेगा। फिर यहाँ से -3 कॉमन लीजिए, r -2 बचा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका जो आएगा r -2 दूसरे में आ जाएगा 6r -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ r इक्वल टू 2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है। तो हम r की 2 वैल्यू रखेंगे एक बार, मतलब ये तो हमेशा 6 रहेगा, एक बार 2 रख के देखेंगे r की वैल्यू, एक बार 1/2। ठीक है? चलिए, तो पहला क्या हो जाएगा, पहली संख्या, तीनों संख्या को हमें संख्याएं याद करना है ना, तो हमने a/r पहला माना है। a/r मतलब 6/r का मान हम पहले 2 रख रहे हैं, तो हो गया 3। ठीक है? फिर a क्या है, दूसरी संख्या a है, तो ये तो 6 ही आई है। फिर तीसरी संख्या ar है, तो 6 गुणे हमें अभी 2 ही मान रहे हैं, तो 12। तो हमारी जो तीनों संख्याएं हो गई 3, 6 और 12। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, फिर अगर हम अब r की जगह 1/2 रखेंगे, r की जगह 1/2 रखेंगे तो हमारी जो संख्याएं आएगी 12, 6 और 3। ठीक है फ्रेंड्स? ये r की जगह 1/2 रखने पाएगा और r की जगह जब 2 रखेंगे तो ये संख्याएं आएगी। आशा करते हैं कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, अब हमारा जो दूसरा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए।
गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग 7 है, उनके वर्गों का योग 21 है। 3 पद लेना है, जैसे इसमें लिए हैं, उनका योग 7 है और उनके वर्गों का योग 21 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। चलिए, यहाँ पे 3 पद लेना है जिनका योग 7 है और उनके वर्गों का योग 21 है। गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद लेना है जिनका योग 7 है और उन पदों के वर्गों का योग 21 है, तो संख्याएं बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं क्या हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका योग करने पर कितना आना है 7, तो हम योग कर दे रहे हैं 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन ले लीजिए, आप ये कॉमन ले लीजिए 1 + r स्क्वायर। ठीक है 7। थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे हमें सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। स्क्वायर करके हम रख देते हैं। मान लो समीकरण 1 है, इसका वर्ग कर दो तो a स्क्वायर 1 + r का स्क्वायर इक्वल टू 49। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो a स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने देखिए स्क्वायर लगाया है यहाँ पे, और इस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा चीज़ इसमें क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 21 है। इनके वर्गों का योग 21 है, तो इनका वर्ग निकालिए। a स्क्वायर प्लस वर्ग करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर, और अगले की स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r पावर 4। इनके वर्गों का योग कितना है 21। क्लियर है। चलिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 + r स्क्वायर + r पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, 21 आ गया। अब थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हैं। a स्क्वायर देखिए r पावर 4, जो r पावर 4 है इसको r स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं +1 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया है। और जो r स्क्वायर है इसको हम लिख देते हैं 2r स्क्वायर - r स्क्वायर। 2r स्क्वायर में r स्क्वायर घटेगा तो केवल r स्क्वायर आएगा, मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया है, केवल थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है जिससे कि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो बराबर आ गया 21। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, ये क्या है r² स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर, ये इतना आप देख लीजिए पहले, ये क्या है, ये है आपका r स्क्वायर +1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करेंगे उस फार्मूले से तो ये आपका आ जाएगा, और आपका बचा ये r स्क्वायर बराबर 21। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, ये आपका मान लो कि a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b, a - b, तो हो गया r स्क्वायर +1 + r, दूसरे में r स्क्वायर +1 - r। तो ये आपका 2 खंड में टूट गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b, a - b। क्लियर है, इक्वल टू 21। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 + r स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ पे देखिए ये। चलिए अब दोनों ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 3। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दीजिए आप। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 3, तो जब इतना बटे इतना जब करेंगे आप तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो है आपका इससे ये वाला कटेगा, लेकिन एक पार्ट अभी बचा रहेगा, तो आपका आ जाएगा 1 + r स्क्वायर इतना, क्योंकि 2 घात है, एक घात कटेगी तभी एक घात यहाँ बची रहेगी, और नीचे ये बचेगा r स्क्वायर 1 - r + r स्क्वायर,
इक्वल टू क्या हो गया 49/21, 49/21। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 + 21r + 21r स्क्वायर इक्वल टू 49 - 49r + 49r स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ से इस 21r को 49r में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2, इतना r स्क्वायर हो गया। फिर जो 21r है यहाँ ले जाएंगे तो इसमें ये -21 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 49 से 50 भी 70r हो गया। क्लियर है, 21r उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। फिर 21 को उधर ले जाके घटाइए, 49 में से 21 जाएगा, कितना होगा 28 + 28 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण जब आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 7 से काट दिए, 7 × 4 = 28, r स्क्वायर -10r + 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब ये द्विघात समीकरण बन गया r में 4 × 4 = 16, -10 के ऐसे दो खंड करिए जो 16 आए गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर -10 आए, तो आपको हो जाएगा -8r - 2r, -8 - 2 -10 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। तो 4r स्क्वायर इतना हो गया, तो 4r इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ r -4 हो गया, r -4 दूना 2 हो गया, यहाँ 2 काट लीजिए, r -2 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r -2 ये वाला देखिए, और 4r -2 इक्वल टू 0। तो r के दो वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2 और 1/2। इसको जब बराबर 0 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा। तो r की वैल्यू हमें मालूम हो गई। जब r की वैल्यू मालूम हो गई तो यहाँ पर आप ले आके रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण इसमें 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं, समीकरण 1 से r बराबर हम सबसे पहले 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर तो r का मान जब 2 रखेंगे इसमें तो a ब्रैकेट में 1 धन 2 धन 2 दूना 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो गया, a × 7 बराबर 7, ये 7 हो गया, तो 7 7 से कट गया, तो यहाँ से a का मान आ गया 1। क्लियर है, तो r का मान 2 है और a का मान 1 है। ठीक है, r का मान 2 और a का मान 1 रखकर हम संख्याएं, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, चलिए पहले हम r बराबर 1/2 भी रख लेते हैं समीकरण 1 में। अब r का मान 1/2 रखेंगे, अभी तो 2 रखे हैं तो 1 मान आ गया, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4। रख के देख लीजिएगा, इसमें r की जगह 1/2 रखेंगे तो a का मान 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बारी बारी से संख्याएं अब निकालते हैं, एक बार r2 और a1, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, a पहले हम a1 और r2 लिखेंगे, 1 हो गई पहली संख्या, ar क्या हो जाएगा, 1 गुणे r का मान 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी संख्या ar स्क्वायर है, तो 1 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हाँ 4 1 ar स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 एकम 4। तो फ्रेंड्स हमारी जो संख्याएं आ गई 1 2 और 4। इसी तरह r बराबर 1/2, a बराबर
4 रखेंगे तो हमारी जो संख्याएं आएगी ए बराबर 4 आ जाएगा, ए आर बराबर आ जाएगा 2 और ए आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स हमारी ये संख्याएं हो गई। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जो हमारे अगले क्वेश्चन की जो सीरीज हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि यदि k+1 k+3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ये तीनों किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद होता है शेष दोनों का गुणोत्तर माध्य होता है। क्लियर है ना? चलिए वही हम लगाते हैं, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है। तो जो बीच वाला k+1 है ये इसका स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k+3। ठीक है, हमने बताया था कि 3 संख्या अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाली संख्या होती है शेष दोनों का गुणोत्तर माध्य होती है। तो मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमने कहा था, तो यहाँ इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए, k² + 1 + 2k, इधर k से मल्टीप्लाई करिए, k² फिर 3k। क्लियर है? तो यहाँ से k² से कैंसिल हो गया और इधर 1 बचा और 2k को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3k - 2k। तो यहाँ से k = आ गया 1, यहाँ से आ गया k, यहाँ 1 है तो हमारी k की वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है 0.7 + 0.77 + 0.77 ऐसे ये सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, इसके n पदों का योगफल हमें निकालना है। कितने पदों का योगफल? n पदों का योगफल। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे लिखेंगे आप? चलिए पहले सीरीज लिखते हैं। मान लो कि इसका योग यस है तो 0.7 + 0.77 + 0.777 ऐसे n पदों तक, ये कितने पदों तक? n पदों तक लिखेंगे तो उसका योग कितना हो गया? यस। चलिए तो यहाँ से फ्रेंड्स हम 7 कॉमन ले रहे हैं। जब 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0.1 बचेगा। यहाँ से जब 7 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 0.11 और यहाँ लेंगे तो 0.111 ऐसे n पदों तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से देखिए हम 9 से गुणा कर दे रहे हैं और 9 से भाग दे रहे हैं। तो 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.99 हो जाएगा। ऐसे 0.999 ऐसे n पदों तक, क्योंकि n पदों का ही योगफल हमें निकालना है। तो ये 7 होगा। जब 9 से गुणा करेंगे इनमें तो 9 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा ये। तो फ्रेंड्स हमारा ये आ गया। अब देखिए 7/9 ये हो जाएगा। इसको 0.9 को क्या लिख सकते हो? 1 - 1/10 लिख सकते हो आप। 10 × 10, 10 में से 1 गए 9, 9/10, 9/10 का मतलब 0.9 ये हो गया। प्लस ये हो गया 1 - 1/100 हो गया। 1 - 1/100 का मान 0.99 होता है। 100 कम 100, 100 में से 1 गया 99, 99 में 100 से भाग देंगे 0.99 आएगा। उसी तरह 1 - 1/1000 ऐसे n पदों तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलिए अब देखिए यहाँ से
हम क्या करेंगे, हम ऊपर इसको मिटा देते हैं। देखिए अब एक 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 कितनी बार ना n बार, तो आपका 7/9 ये एक एक n बार है, एक एक जोड़ा गया है कितनी बार, n बार, माइनस कितना है 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, ऐसे n पदों तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 7/9 ये हो गया n माइनस। तो ये देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जिनका पहला पद 1/10 है और जो सार अनुपात है वो भी है आपका 1/10। ठीक है, तो फार्मूला हम लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, a1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r। ये फार्मूला हम लगाते हैं योग का, गुणोत्तर श्रेणी के योग का, जब r का मान 1 से कम हो तब के लिए। तो a का मान है हमारा 1/10, 1 माइनस 1/10 की घात n, तो n लगा दो बटे 1 माइनस 1/10। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। क्लियर है, इस फार्मूले के बेसिस पर इतना हम लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, अंदर इसको गुणा कर दीजिए, तो 7n/9 हो गया माइनस, अब देखिए ये 10 एकम 10 में से गए 9/10 होगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/10, ये हो गया 9/10, 9/10। ठीक है, और ये आपका हो गया 1 माइनस 1/10 घात n, तो ये 10 से 10 कट गया, और इसमें 7/9 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7/9 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इसमें भी होना चाहिए, तो हो गया 7n/9 और माइनस 7/81 इंटू 1 माइनस 1/10 घात n। तो फ्रेंड्स ये आपका n पदों का योगफल यस बराबर यही आएगा। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। का अगला जो क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं और ए और बी का जो समांतर माध्य है x है और b और c का समांतर माध्य y है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1/x + 1/y = 2/b। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, b² = ac। ये क्लियर है ना, क्योंकि ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो b² = ac लिख सकते हैं। ये आप रखे रहिए इतना। ये देखिए b, a और b का समांतर माध्य x है, तो a + b/2 = x लिख सकते हो, क्योंकि a और b का समांतर माध्य x है। इससे क्या हो गया, चलिए उसी तरह b और c का समांतर माध्य y है, तो b + c/2 = y। तो ये दो समीकरण हमको मिल गए। तो हमें निकालना क्या है, 1/x + 1/y। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1/x + 1/y। तो 1/x देखिए x का मान इतना है, तो 1/x करेंगे तो ये अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो 2/a + b हो जाएगा x 1/x का मान, और y का मान 2/b + c बन जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, नीचे हम लिख देते हैं 2 ×
बी प्लस सी, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए प्लस बी गुणे बी प्लस सी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए बाहर, तो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं ए बी गुणा करिए, ए बी ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए तो यहाँ पर देखिए आप 2, ये देखिए बी 2 बार है, तो 2b प्लस सी प्लस ए, ऊपर इतना हो गया, नीचे क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू, देखिए समीकरण ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए सी की जगह बी स्क्वायर लिखेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बी स्क्वायर ये भी हो गया, तो इस तरह से बन जाएंगे। तो आप क्या करेंगे 2b प्लस सी प्लस ए ऊपर हो गया, नीचे b कॉमन ले लीजिए, b कॉमन लेंगे तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन लेंगे, ओ b स्क्वायर, हाँ तो कॉमन लेंगे तो b कॉमन लेंगे तो 2b बचेगा, क्योंकि 2b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ c बचा। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, तो क्या आ गया 2/b, यही है आपका राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। देखिएगा ये, तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स और क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसको देखिए आप लोग। गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि समेसन आई और समेसन एन इक्वल टू 1 to 13 आई पावर एन प्लस आई पावर एन प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जो n का मान है 1 से लेकर 13 तक रहेगा, और ये जो समेसन लगा इसका मतलब योग होता है। ठीक है, ये पहला पद होगा, जब n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद होगा, जब फिर दूसरा पद लिखेंगे, फिर तीसरा, ऐसे 13 तक आप 13 पदों का योग निकालना है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, यस बराबर क्या होगा, मतलब इसको ओपन करके लिखिए, एक बार 1 रखिए, तो i इक्वल टू 1 आई पावर 1 आई पावर 1 प्लस 1 2, पहला हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, i पावर 2 प्लस आई पावर 3। तीसरा पद ऐसे लिखेंगे, i पावर 3 प्लस आई पावर 4। इसी तरह लास्ट में 13वां पद i पावर 13 प्लस आई पावर 14। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिएगा, i पावर 1 यहाँ लिख दीजिए, ये जो i पावर 2 है, i पावर 2, ये दोनों हो गए 2i पावर 2। अब देखिए ये 2i पावर 3 हो गया। इसी तरह i पावर 4 का भी मिल जाएगा, 2i पावर 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरह 2i पावर 13 भी 2 बार आएगा, मतलब i पावर 13 भी 2 बार आएगा, इससे पहले वाले में आएगा। और ये i पावर जो 14 है ये 2 बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो पद आता है उसमें i पावर 14 से शुरू होता है और 15 लिखा जाता है उसमें, तो ये अकेला रहेगा। तो ये दोनों छोड़ करके ये अकेले रहेंगे यहाँ पे, तो i पावर 1 तो i ही रहेगा, और प्लस i पावर 14, ये वाला पद हम इसके साथ लिख ले रहे हैं, और यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, सब में 2 है ना, तो आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4, ऐसे कहाँ तक, आई पावर 13 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
ये एक गुणोत्तर श्रेणी बना रही है। ये जो श्रेणी है एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि पहला पद आई स्क्वायर है और इसका जो सार अनुपात है i⁻³ अपान i⁻², तो i हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे i का जो मान है r जो है क्या हो जाएगा, i बन जाएगा, मतलब सार अनुपात i होगा और a क्या हो जाएगा, i²। तो r 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि i का मान √-1 होता है, इसलिए 1 से कम होता है। तो फार्मूला हमारा योग वाला फार्मूला क्या होता है कि a1-r⁻n/1-r, यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये i है और i⁻14 का मान होता है -1। कैसे होगा हम दिखा दे रहे हैं। i⁻14 का मतलब होता है i⁻12 गुणे i⁻2। तो i⁻12 का मान 1 होता है। क्लियर है? i⁻12 का मान 1 होता है और i² देखिए i का मान ऋण 1 का वर्गमूल है। तो जब i² करोगे तो ऋण 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया ऋण 1, i⁻14 का मान ऋण 1। और ये जो श्रेणी है अब इसको हम योग लिखेंगे 2 × a। ये क्या है, i²। 1-r⁻n, r क्या है, i⁻n। पदों की संख्या कितना है, 2 से 13 तक, 12 पद हुए कुल। 2 से 13 तक, i² से i⁻13 तक 12 पद होंगे, क्योंकि i से अगर शुरू होता तो 13 पद होते। क्लियर है? तो i⁻12 बटे 1-i। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा i⁻12 का मान -1 हमने निकाला, i⁻12 का मान होता है 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये पूरा जो हमारा ये पद है ये 0 हो जाएगा, मतलब 2 × 0 ये 0 आ जाएगा। तो ये सब हमारा कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, केवल यही पद बचेगा। तो यस बराबर हमारा यही आंसर हो गया, यस बराबर i-1। क्लियर है? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से आप देखिएगा। इसमें लिखा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद x⁻−4 है, दूसरा x⁻k है, तीसरा x⁻52 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी है, देखिएगा ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है, पहले और तीसरे का गुणोत्तर माध्य होता है। तो हम वही काम करेंगे। तो x⁻k का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि a b c अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो लिखते हैं b² = ac, यही लिखते हैं ना। तो वही बीच वाले का स्क्वायर, पहले और दूसरे का गुणनफल। तो x⁻−4 गुणे x⁻52। तो फ्रेंड्स ये जब करेंगे आप तो x⁻48 हो जाएगा, 52 में से 4 जाएगा 48। x⁻2k इधर हो जाएगा, इधर देखिए k × 2k। तो अगर बेस इक्वल है तो घातें भी बराबर होती हैं, तो 2k = 48 हो जाएगा। आधार बराबर है तो घातें बराबर होना ही पड़ेगा। तो k = आ गया 24। तो फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना था, k का मान 24 आएगा। क्लियर है? चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि log A log B log C समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। चूंकि A B C किस में है, GP में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। क्लियर है ना? इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने बताया है। तो b² = AC लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, चलिए log लीजिए। तो log b² = log AC। तो फ्रेंड्स जो log का नियम होता है, जैसे log
एक्स पावर 3 है, इसको लिखते हैं 3 log x। ये नियम होता है, ये रूल है आपका। तो यहाँ पे देखिए, तो उस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 log b, 2 log b। और एक रूल ये होता है कि log x y बराबर हो जाता है log x प्लस log y। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये log ac बराबर हो जाएगा log a प्लस log c। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, log b अगर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log c बटे 2। ये जो 2 है नीचे आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि log b जो है वो समांतर माध्य है किसका, log a और log c का। अतः log b log a तथा log c का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। अगर समांतर माध्य है तो इसलिए log a log b और log c किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, और इसी के साथ हमारा जो गुणोत्तर श्रेणी है वो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हरात्मक श्रेणी देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है कि एक्स पावर बी माइनस सी इंटू वाई पावर सी माइनस ए इंटू एक्स और जेड पावर ए माइनस बी का मान 1 होगा, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम, ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है ए बी सी तो हम क्या लिख सकते हैं कि b इक्वल टू ए धन सी बाई 2, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए इसको रखे रहिए। और देखिए एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। क्लियर है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, समीकरण नंबर 2। चलिए अब बारी बारी से हम एक्स पावर बी माइनस सी निकालते हैं। पहले इसको निकाल लीजिए, एक्स पावर बी माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर बी की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से, ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी। हम b की जगह जो है b माइनस सी, b की जगह ये वाली वैल्यू रखे हैं समीकरण 1 से। तीनों का साथ में हम गुणा कर दे रहे हैं। चलिए ये लिख दिए। अब इंटू वाई पावर सी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू जेड पावर ए माइनस बी। ए माइनस बी का मान हम देख रहे हैं, ये है ए प्लस सी बाई 2। चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्स पावर ये 2c माइनस 2c हो जाएगा, तो एक्स पावर a माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। और इंटू वाई पावर c माइनस ए इंटू जेड पावर, अब देखिएगा 2a माइनस ए माइनस ए प्लस सी, 2a माइनस सी, ठीक है, बटे 2। क्लियर है इतना? ये हम एक्स पावर p माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस ए इंटू जेड पावर a माइनस बी का मान निकाल रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा, एक्स जेड की वैल्यू पावर सेम है, तो एक्स जेड इंटू एक्स जेड की पावर ए माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर जो है वो जेड की भी पावर वही है।
तो इंटू वाई पावर सी माइनस सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्स जेड है और एक्स जेड का मतलब वाई स्क्वायर होता है, एक्स जेड का मतलब वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर कर दीजिए। तो हो गया वाई स्क्वायर पावर ए माइनस सी बटे 2 इंटू वाई पावर सी माइनस सी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वाई पावर ए माइनस सी हो गया, इधर वाई पावर सी माइनस ए है, तो वाई के दोनों घाते हैं गुणा हैं, तो वाई पावर ए माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ए से कैंसिल हो गया, सी से, इसलिए वाई पावर 0 हो गया, वाई पावर 0 मतलब 1। और हमें यही सिद्ध करना था कि एक्स पावर बी माइनस सी इंटू वाई पावर सी माइनस ए इंटू जेड पावर ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो हमने ये सब ले करके लास्ट में 1 को प्रूव किया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी के साथ आज के लिए हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।